यस, शैल वी स्टार्ट। हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो जो कल हमने पढ़ लिया था जल्दी से इसके 2-4 पॉइंट्स हम बोर्ड पे लिख लेते हैं, ताकि आपका अगर कोई बात छूटी हुई हो या इनकम्प्लीट हो रही हो तो कंप्लीट हो जाए। एमओटी में सबसे पहली प्राइम कंडीशन, कौन कौन ओवरलैप करेगा? जिनकी एनर्जी भी सेम और जिनकी सिमेट्री भी सेम। प्राइम कंडीशन, जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे। उनमें से जिनकी एनर्जी कम उन्हें बोलेंगे बीएमओ, और आधे जिनकी एनर्जी ज्यादा उन्हें बोलेंगे एबीएमओ। और उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टार से। इसमें हमने जाते जाते ये और देख लिया था कि जब भी बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तब तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी फेज कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव। और अगर एबीएमओ में गया तो एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी फेज हो जाएगा। ये देख लिया था हमने। अब आगे चलते हैं। इसमें कौन कौन से डी जनरेटेड रहेंगे? डी जनरेटेड का मतलब बोलो, डी जनरेटेड का मतलब बोलो। जिनका एनर्जी लेवल सेम, पाई 2p x और पाई 2p y। इसके अलावा पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। ये हमारे कौन से ऑर्बिटल्स हैं? डी जनरेटेड। डी जनरेटेड का मतलब जिनका एनर्जी लेवल सेम। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 1 फिल करूंगा, एक होगा तो कहीं एक रख दिया जाएगा। ठीक। इसके अलावा लास्ट में जाते जाते हमने इनका कौन सा ऑर्डर पढ़ लिया था? इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में हमें याद है कि 2 केसेस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम, और दूसरा केस मोर देन 14 इन ऑल। अब इसमें ध्यान रखिएगा, हम इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं फिल कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल कर रहे हैं। तो जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करोगे तो हमें याद है कि सबसे पहले सिग्मा 1s, यहां भी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहां पे भी सिग्मा स्टार 1s, फिर बच्चे सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां तक दोनों सेम, ठीक है ना? अब आएगा डिफरेंस। अगर लेस देन 14 का केस है तो पहले क्या फिल करो? पाई 2px, पाई 2py। और अगर ऐसा केस किसमें देखने को मिले? मोर देन 14 में, तो पहले फिल करो सिग्मा 2pz, देन पाई 2px एंड पाई 2py। इस यहां पर z है ना, तो ये अपने पास एक जगह क्या दिखाई देता है? चेंज दिखाई देता है, बस। रेस्ट नो चेंज। ठीक है। यहां लास्ट में क्या आएगा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, एंड इट विल रिमेन सेम हियर। जिसका बीएमओ है उनके इलेक्ट्रॉन किससे कटेंगे? उन्हीं के एबीएमओ से। उसका रीजन है कि बीएमओ जितनी एनर्जी कम करता है उसका एबीएमओ उतनी एनर्जी बढ़ा देता है। हमें कैसे पता लगेगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन बीएमओ में गए और उसी तरह के 2 इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में चले गए, तो ऐसे केस में कैची है ना, यानी कि दोनों एक दूसरे का बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल आउट करेंगे। अब बताओ, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई 2px और पाई स्टार 2px में, तो यही दोनों एक दूसरे को, है ना? ऐसा मत करना
कि यहाँ पर अगर पाई 2p(x) में है और यहाँ सिग्मा में है तो वो कैंसिल होंगे, ऐसे कैंसिलेशन नहीं होगी। और लास्ट आई थिंक हमने बॉन्ड ऑर्डर देखा था कि किसके पास जितने बीएमओ इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या माइनस कर दो, एबीएमओ, और डिवाइड कर दो 2 से। 2 से क्यों डिवाइड किया था बच्चे? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर उसी तरह से कैलकुलेट किया जाए। डन विद दिस। अब इसमें आप नया टॉपिक बनाओ, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ एमओटी। मौत के भी एप्लीकेशन होते हैं, उसका तो एक फाइनल एप्लीकेशन है ना, सीधे ऊपर। अच्छा, यहां पर आपको याद है ना इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं? बाबा से बना लेना। बाबा, फिर इधर बाबा पहले ही गिर गए, इधर दूसरी कदम पे गिरे, बस, है ना, फैल गए। ये तो मजा आता ना, ऐसे शब्द बोलो, फैल गए। मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड बोल रहा हूँ, गिर गए नहीं सर, फैलाओ इनको। चलो आ गया। मतलब बाबाओं के प्रति हमारे अंदर कितना वो है जोश कि उनको फैलाओ सर, गिरा दो इनको, मार डालो। चलो, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जिसको तोड़ने के लिए जितने ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उसका मतलब बनते समय उसने उतनी एनर्जी क्या की होगी, रिलीज। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के। ये रिलेशन हमारे बहुत काम आएगा जब हम किसके क्वेश्चंस करेंगे, एमओटी के। और दूसरा होता है मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब पॉइंट्स में आ जाए कुछ, ठीक है। और ऐसा अक्सर कर कब होता है, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट बॉस B2, O2 और S2। यहां पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट स्टिल दे आर पैरामैग्नेटिक। यानी कि बॉस के लिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस में भी बनाया जा सकता है, इवन में भी। और वही कल हमने प्रूव किया था कि इस तरह से फिल करने पर बी के दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेड आ गए थे और ऑक्सीजन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेड आ गए। डायामैग्नेटिक कब बोलना है, जब फुल बॉन्ड ऑर्डर आए, है ना, होल नंबर बॉन्ड ऑर्डर, या फिर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएं तो। ये बात अपनी हो गई। अब हम जल्दी से, कोई भी बॉन्ड ऑर्डर या स्टेबिलिटी पूछा जाए तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? क्या करेंगे, इसमें भरेंगे इसे, पर इसमें ना टाइम लगेगा अपने को, इसमें इलेक्ट्रॉन में, है ना, फिल करने में, फिर कैलकुलेशन करने में। तो एक छोटा मेथड और क्रिएट कर लेते हैं। अब बताओ, सबसे N2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि हम N2 में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो आप देखो एक मिनट, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14। हम इसमें ये स्कीम यूज करते हैं, ठीक है, बाबा वाली। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये तो कैंसिल। तो अब अपने पास सारे ही किसमें है, बीएमओ में। तो आप क्या लिखोगे, 6 - 0/2, 3 आ गया।
अब एक काम करते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लेते हैं 15। तो बताओ 15th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एबीएमओ में, है ना। और जैसे ही वो एबीएमओ में जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेगा करेगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 6 माइनस 1/2, तो ये आ गया 2.5। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एबीएमओ। और जब भी हमें मालूम है एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा हमेशा बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो हो गया कम। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, 13 कर दिया जाए, फिर तब भी यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर फिर आप लास्ट में यहां से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, फिर बीएमओ बीएमओ बीएमओ, तो आपके पास 2 2 1 हो जाएगा। अगेन आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसका मतलब 14 हमारा एक कैसा पॉइंट हो गया, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। उससे ऊपर जाएंगे तब भी कम, नीचे जाएंगे तब भी कम। पेज नंबर बिगनर्स बॉक्स 6 76 77, लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट, पेज नंबर 77 पर क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिए करेक्शन। पीछे आंसर गलत दे रखा है, हमें इसका आंसर क्या लगाना है, N2। दिख रहा है ना N2 में केस, N2 में बेटा पता लग रहा है अपने को कि N2 में ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर भी बॉन्ड ऑर्डर कम और रिमूव करने पर भी बॉन्ड ऑर्डर कम, इसलिए अपना आंसर आएगा थर्ड N2। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में भी करेक्शन करो। क्वेश्चन नंबर 9 उसी बिगनर्स बॉक्स, अपने हिसाब से बताओ क्या आंसर आएगा, नॉट सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो अब यहां पे देखो, एक तो क्या दे रखा है बेटा F2 और एक है B2, है ना। अब अगर F2 और B2 में देखें बेटा, तो B2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 8, और 8 पर तो मुझे मालूम है कि बाबा ही आ जाएंगे, और बाबा से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाती है 0, जबकि F2 की बॉन्ड ऑर्डर 1 होती है। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। तो 9th वाले का आंसर भी आप चेंज करोगे, करेक्शन करोगे, और क्या आएगा 4th आएगा। ठीक है बच्चे। अब सर बार बार ये बाबा और ये लिखना पड़े, कोई और कोई मेथड हो जो शॉर्ट में हो जाए, तो चलिए देखते हैं। तो आप यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन, उससे क्या बनाएंगे बॉन्ड ऑर्डर। बताइए 14 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3, तो ये मेरा हो गया एक फिक्स पॉइंट। इसके ऊपर नीचे चलते हैं, अगर यहाँ 13 हुआ तो 2.5, यहाँ 12 हुआ 2, 11 हुआ 1.5, 10 हो गया 1, 9 हो जाए और 8 पर तो फिर 0 आ जाता है, इसलिए हम यहां पर अब नीचे चलते हैं। 15, 16, 17, 18, 19 और 20 पे बस। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी काउंटिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की। ये बाबा भी अब हमारे काम के नहीं रहे, है ना। काम आएंगे अगर हमसे कोई क्वेश्चन कैसा पूछा नेचर का, कि बताओ इसमें बॉन्ड किस नेचर का है, फिर बाबा को लाना पड़ेगा, है ना। फिर वो बताएंगे कि सिग्मा चल रहा है या फिर पाई चल। डन, ये बात क्लियर हो गई सबको। अच्छा अब इसमें एक और काम करो, इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी फिक्स कर दो। जहां जहां पर भी होल नंबर आ रहा होगा वहां पर कौन सा बिहेवियर है, डायामैग्नेटिक। बट किसको छोड़ना है, 10 को और 16 को। अगर ये किसके केस हैं, B2 और O2 के, बस ये जाकर क्या हो जाते हैं पैरा। बाकी जहां भी आपको ऑड नजर आया पैरा, देखो पैरा,
और ये पैरा, और जहां भी अब बच गए हैं वहां सब क्या हो गए, डायामैग्नेटिक्स। समझ गए? याद रखिएगा कहीं और 10 आ जाए अदर देन B2 तो फिर उसको डाया ही बोलना है। ये स्पेशल अरेंजमेंट सिर्फ किसका है, बॉस का, और किसी का नहीं। कोई दूसरा एम्प्लॉय सोचे कि मेरा भी कर दिया जाए तो उसका नहीं हो सकता, वो बॉस ही है ना। जहां भी फ्रैक्शनल आएगा वहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या बच रहा होगा, अनपेयर्ड। तो वो हमेशा ही कैसा बिहेवियर क्रिएट करेगा, पैरामैग्नेट। सिर्फ किन को छोड़ना है हमें, B2O2 और S2। अब S2 किससे ऊपर चला गया, 20 से, इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं आ सकता। बस हमें याद रखना है कि जैसा B2 में हुआ, जैसा O2 में हुआ, सेम किस में होगा, S2 में। देखो इससे काम आसान हो गया अपने, फटाफट चलेंगे अब हम। O2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर बोलो। O2 माइनस, O2 में 16, 17, इंस्टेंटली 1.5। तो इस तरह से हमारा काम फास्ट पेस में चलेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा इनका रिजल्ट हमें कुछ हेट्रो पे भी सही मिल गए, कुछ हेट्रोस पे जो कि नीट में पूछे गए हैं, जैसे NO, NO प्लस, CN, CN माइनस और CO। इनके ऊपर भी ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं हमारे, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन दीजिए बस। बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 15। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2.5। NO प्लस 3। यानी कि अगर हमसे इन चारों पांचों में से कोई आ जाए तो हम सीधे ही किसका यूज करेंगे, MOT का। CN 13, 2.14 और 14, 3। यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड, जिसका भी हम किसका यूज करेंगे, MOT का। हाँ, क्या चीज यहां पे, हाँ जहां पर बॉन्ड एडर 0 वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे तो अपन ने सबके लिए लिखा है ना, वो तो अपन ने सबके लिए लिखा है इसलिए। वो तो फ्लो में हमने सबके लिए लिखा है ना, लिख दिया। अच्छा, B2O2 का अरेंजमेंट सिर्फ B2O2 के लिए ही है। कहीं और 16 आ जाए और आप उसको भी क्या कर दो, पैरा, गलत। सिर्फ किसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, B2 और O2, बॉस के लिए, है ना। कुछ नहीं, C2 2+ होने का मतलब क्या है, डाया। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 10। तो ये 10 और 16 स्पेसिफिकली कब यूज करना है, पैरा, स्पेशली ऑक्सीजन और बोरोन, न और कहीं यूज नहीं करना बेटा, है ना। समझ गए मेरी बात, चाहो तो लिख लो हिंदी में, अदर देन B2 एंड O2 10 एंड 16 आर डाया। मतलब B2 और O2 के अलावा 10 और 16 को डाया मैग्नेटिक बोलना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, समझ गए, 4। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर लेना है, 3। करेक्शन है पीछे, है ना। सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है ऑक्सीजन, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 2 में। अभी अपन करते हैं ये वाला, दोनों केस समझ में आ गए ना अपने को। चलो इसका यूज करते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है।
मेरा आपसे सीधा क्वेश्चन है O2 माइनस के रिलेटेड। बताइए O2 माइनस में ABMO के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? O2 माइनस में ABMO के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चलो पहले तो हम इसका नंबर लिख लें 17। तो हम पहले तो बाबा भरेंगे ना, फिर 3 बार और 3 बार A, ये इक्वल यहां सेट करो, ये यहां सेट करो, फिल करना स्टार्ट कर दें। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 और ये 7। तो अब यहां काउंट करो टोटल ABMO कितने हैं? अरे 3 है, कैसी बातें कर, टोटल। तो टोटल में तो स्टार्टिंग से ही देखना है, ये 2, ये भी 2 और ये 3, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे भी पूछा जाए क्वेश्चन, टोटल पूछा जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा निकालना है इस बार। टोटल पूछा, टोटल तो सारे ही काउंट होंगे जो पिछले से लेकर अभी तक चल रहे थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी ABMO इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर? 3, 1 2 3। समझ गए? कुछ भी पूछा जाए सबसे पहले इसी तरह ही बनाएं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, O2 प्लस O2 O2 माइनस और O2 माइनस 2 में बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? तो सबसे पहला काम क्या काउंट करना है? इलेक्ट्रॉन, है ना? बताइए, यहां इलेक्ट्रॉन 15, यहां 16, यहां 17, यहां 18। अब इससे क्या कैलकुलेट कर लीजिए? बॉन्ड ऑर्डर। 14 पर कितना आता है? 3। तो अब जा रहे हैं उससे आगे, तो 2.5 टू 1.51 आसानी से बता सकते हैं कि क्या ऑर्डर रहेगा। ठीक है बच्चे, इवन बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर बता सकते हैं। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो एक ही चीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, तो आपको उसी अकॉर्डिंग चलना है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब भी इनके साथ इस तरह से दिया हुआ हो तो कौन सी थ्योरी यूज करनी है? एमओटी। क्यों बोल रहा हूं कि एमओटी यूज करना है? क्योंकि सर डाइएटॉमिक है, होमोडाइएटॉमिक्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से कम है। यहां पर देखो, यहां पे मैटर अलग, पर ये सब किसके अंदर आ गए? 20 के अंदर। इसलिए इन पर भी ये रिजल्ट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर यही केस कुछ अलग तरह से होता, जैसे दिया हुआ होता Na2O, तो ये बात अलग हो गई बेटा। यहां पर Na प्लस और O माइनस 2 है, तो यहां पर अब मत देख देना एमओटी, क्योंकि ये क्या चल गया है? पॉली एटॉमिक, है ना? तो यहां पे नहीं देखना है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना सही पार्ट दिया हुआ है, तभी मुझे इसको यूज करना है। डन, चलें क्वेश्चन करें। सभी लोग एक्सरसाइज 2 पर आ जाएं, पेज नंबर 112 पर। एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 112। लास्ट से देखना स्टार्ट करेंगे ना। हम एक्सरसाइज 2 में देखते जा रहे हैं कि एमओटी के क्वेश्चंस में क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 78। क्या हमारा आंसर आ जाएगा 78 में? पैरामैग्नेटिक। सबसे पहले किसको देखो? बॉस को। बॉस है क्या यहाँ पर? बिल्कुल। तो किसी और को देखना ही नहीं है।
फिर आ जाओ 73, ये हम कल कर चुके हैं। किसमें सिर्फ पाई बॉन्ड, B2 में पाई, C2 में पाई, है ना। B2 या C2 में से कोई दे रखा है, C2 दे रखा है। देन कम टू 69। अब देखो ये सारे एग्जांपल है ना जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। Cn प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। Cn माइनस 14, 14 मतलब हाईएस्ट। तो बस कौन आंसर हो गया हमारा, Cn माइनस। ठीक है। अब आइए 66, 111, 111। 66 क्वेश्चन देखिए, किन का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो किस किस का सेम होता है, 13 वाले का 15 से, है ना। इस लिस्ट से कर लेंगे हम। तो बताइए O2 में कितना आ रहा है, 2, और NO प्लस में कितना आ रहा है, 14। नहीं, मैच नहीं कर रहा है ना। ऐसे देखते जाएंगे, आ जाएगा आंसर, क्या रहेगा। ठीक है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर का बिल्कुल ही प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी भी है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर रहेगा वही किसका ऑर्डर भी हो जाएगा, स्टेबिलिटी। मैंने इस ऑर्डर बनाया ही नहीं है, बस मैंने समझा दिया आपको ना। नेक्स्ट आप आइए 50। किसका ऑर्डर पूछा है, स्टेबिलिटी का। तो हमें मालूम है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, दिख रहा है कोई, थर्ड। नाउ 109, 46, टिक तो वही है, एक कम है ना। फिर 44, एक ही साल में दो क्वेश्चन एक ही जैसे हो गए। ठीक है, 44 और 46। और अब उसके ऊपर आइए 40, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या देखना है, ऑड। तो देखिए यहां पर इस बार बॉस नहीं है, पर बॉस का एक रिप्रेजेंटेटिव है O2 माइनस। कितने हो रहे हैं, 7। कैसा इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑड। ठीक है, बैटरी जा रही है, मैं आ रहा हूं। आप तक करिए 34 और 35, 34 35 यहां लिख जाता हूं मैं। पेज नंबर क्या है, 109। कौन सा वाला, हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन। देखो 34 में क्या बोला है कि ऑक्सीजन O2 में नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस ऑर्बिटल में जाएगा, तो पाई स्टार में ही जाएगा। अब पाई स्टार उसने स्पेसिफाई किया नहीं है, इसलिए जानबूझ के स्टार ही लिखा है। 35 हो गया, ये तो क्लियर है, छोड़ो इसको, कर लेंगे आप। अब आप आ जाइए 20। 35 भी है क्या, हाँ 35 तो कर लोगे ना आप लोग। अब तो आप सीधे किस पर आ जाओ, 26 पर। मिनिमम बॉन्ड लेंथ, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा। बताओ किसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, O2 प्लस की, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम। फिर इसी तरह से आओ 20, B2, क्यों बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0। तो चलो यहां पर एक नोट लिखो,
दो छोटे छोटे नोट लिख लेते हैं। इफ एनी स्पीशीज हैविंग bond order 0, then it will not exist. फिर उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें उसमें कौन दिख रहा है? B2। और सेकंड नोट, मान लीजिए किन्हीं दो जन का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, फिर क्या करें? अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर ABMO जिसके पास, उसकी स्टेबिलिटी कम कर देना। इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम, देन स्टेबिलिटी किसके इनवर्स हो जाएगी? ABMO इलेक्ट्रॉन्स। इसके रिगार्डिंग अपने पास बिगनर्स बॉक्स 6 पर एक क्वेश्चन है। इसमें ये वाला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेबिलिटी, है ना? H2 H2 प्लस He2 है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो मैं इसमें स्पेसिफिकली वो वाला केस ले लेता हूं जिनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही हो? सेम। H2 प्लस, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक, क्योंकि दो होते हैं, एक तो उड़ा ही दिया। तो आपके पास बाबा में से भी बाई बना, है ना? यानी यहां पर 1 या 0, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1/2, यानी कि 0.5। और इसी तरह से हमारे पास है He2 प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो यहां भी बाई रह गई, ठीक है? तो इसका मतलब 2 1, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा? वापस से 0.5, 2 माइनस 1/2, 0.5। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछे तो किससे डिसाइड होगी? ABMO। इसके पास ABMO में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इसमें ABMO में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे केस में रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बतानी है? H2 प्लस की। तो ये अपने को तभी काम में लेना है बेटा रूल, जब बॉन्ड ऑर्डर आ जाए सेम। पहले नीट में भी ऐसा होता था कि मान लीजिए किन्हीं दो बच्चों के सेम आ गए, जैसे शोएब के टाइम डिसाइड हुआ था, है ना, एज से देख लिया था। इस बार से वो रूल हटा दिया है ना, इसलिए इस बार 3 फर्स्ट रैंक आती। ठीक है, तो अब अच्छा हो गया। मान लो किसी के 720 आ गए, फिर भी फर्स्ट नहीं हो, कितना दुख लगता होगा कि भाई 720 से ऊपर कहाँ जाना था, है ना? तो इसलिए ये रूल इस बार से भी खत्म। यानी अपने पास पूरा मौका है, कितने सारे रैंक 1 आएंगे ना? हाँ तो बोलो। पूरा मौका है, एक सीट एक रैंक, है ना? चलो, करेक्शन किस किस में करने थे? बिगनर्स बॉक्स 6, पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाएंगे 4, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाएंगे। अच्छा, कुछ भी पूछा जब तो आंसर कर लेंगे ना अपन। तो एक काम करो, पेज नंबर 114 पर आओ फिर, 114। और उस पर आपका एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, MOT से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्या पूछा जा रहा है हमसे कि ऐसा कौन सा चेंज है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा हो, है ना, और मैग्नेटिक बिहेवियर पूरा ही चेंज हो रहा हो। तो अब फर्स्ट वाला केस देखो, NO कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? कम। तो 2.5 से किस पे आ गया? 14। 14 का मतलब 3। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, और पहले पैरामैग्नेटिक था, अब डाया। दोनों केस पूरे हो रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बिहेवियर चेंज। सेकंड में क्या दिक्कत आएगी? O2 से O2 प्लस में कि सर बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ जाएगा पर बिहेवियर पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 है, पर अभी भी पैरामैग्नेटिक तो है ही सही। थर्ड में क्या प्रॉब्लम आएगी? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। फोर्थ में क्या प्रॉब्लम आएगा? बॉन्ड ऑर्डर फिर से डिक्रीज हो। डन। इसके साथ MOT खत्म। हमारे सारे क्वेश्चन पूरे। अब कर लेंगे आप कौन कौन सा बिगनर्स बॉक्स करना है? 6, 1 2 3 6 7, बीच के 2 छोड़ने, कौन से? 4 और 5, वो बाद में करेंगे। और लास्ट में एक्सरसाइज 1 से कहां तक करना है? 1 2, आई थिंक 70s खत्म हो गया होगा। नहीं, 1 2 पूरा ही ले लो अब तो, बीच में डाइपोल है क्या? 1 2 40 और फिर 58 टू 87, ठीक है ना? यहां तक कंप्लीट करने। अच्छा, आपने पीछे देखा हो एक्सरसाइज 2 में मोस्टली क्वेश्चन हो गए। अब आप एक ऐसा काम करो, एक्सरसाइज 2 में मार्क कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी नहीं करने, बाकी सब कर लेने। एक्सरसाइज 2 में आपको एक कब तक कंप्लीट करना है? मंडे तक, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नहीं करना, आज तक मैं जो पढ़ा दूंगा उसके बाद कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो मार्क कर रहे हैं हम, है ना, जो हमें नहीं करने, क्योंकि करने वाले ज्यादा हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है ना? अरे करने वाले अगर अपन लगाएंगे ना बेटा, तो सबसे ज्यादा वही हो रहे हैं, नहीं करने वाले 10 ही निकलेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है? 6, 8, 9, उसके बाद 13, 16, 17, 22, 24, 28, 38, 41, पेज टर्न, 47, 49, 52, 54, 62, 67, 68, 77 और 80, ये नहीं करने, बाकी सब करने हैं। अब बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बोल दिए जो आज के टॉपिक पर हैं, तो चलिए वो टॉपिक जल्दी से कंप्लीट कर लेते। आप बात समझ जाना कि वो क्वेश्चन नहीं करने हैं ना। चलिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल। क्या हम पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं? कर चुके हैं।
एक लाइन इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कौन बताएगा वो लाइन? हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी सी लाइन थी, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, टॉपिक बड़ा है ना। अब इसको अलग अलग टेक्निकल डेफिनेशन अलग बनेगी, पर हमारे काम के लिए हमने उसकी टैगलाइन बना दी, है ना। जैसे अपने एलन की टैगलाइन है ना, संस्कार से सफलता तक, तो इसकी टैगलाइन क्या है? आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां अपन क्या करेंगे कि जब कोई बॉन्ड बना हुआ होगा किस नेचर का, कोवेलेंट, तो उसमें चेक करेंगे कि किस तरह से आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो गया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है, हम ऐसा ले सकते हैं HCl। इन दोनों ने एक बॉन्ड बनाया, दोनों की शेयरिंग कैसी है? म्यूचुअल, इक्वल, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। हम इसी तरह से सर्कल बनाकर ऐसे बताते हैं इसको कि दोनों की ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसके बीच में रहनी चाहिए? दोनों के न्यूक्लियस के बीच में। पर आपने ईएन पढ़ रखा है, ये क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। जब ये शिफ्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि ये इससे थोड़ा दूर गया और इसके थोड़ा क्लोज आ गया, इसीलिए इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो देखिए, एक बॉन्ड ऐसा था जिसमें कोई चार्ज नहीं होना था, बट उसमें दो पोल जनरेट हो गए, तभी तो इसका नाम क्या है? डाईपोल। मूवमेंट किसका है? चार्ज का। ये चार्ज इस डिस्टेंस में क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है। इसी फिनोमिनम को हम क्या बोलते हैं? डाईपोल मोमेंट। अब कोई आयोनिक कंपाउंड होता है बेटा, तो उसमें तो दो पोल हमेशा ही होंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव, बट यहां पर पोल नहीं होने थे, बट यहां पर पोल बन गए, इसीलिए इसमें इसको क्या बोलते हैं कि आयनिक कैरेक्टर आ गया थोड़ा। कैसे दिख रहा है आयनिक कैरेक्टर? कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थे, अब थोड़े पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हो गए, इसको हम बोलते हैं डाइपोल। इसकी कैलकुलेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड डी। क्यू चार्ज, डी जितना उसने ट्रेवलिंग की है। अच्छा, ये भी फिक्स है कि डाइपोल जो है लेस ईएन वाले एटम से मोर ईएन वाले एटम की तरफ शिफ्ट होता है। इसको इस तरह से दिखाते हैं, एरो और हैंगर जैसा, है ना, कि हमने यहां पर बीच में इसको थोड़ा पूंछ पे से काट लिया। तो इसका मतलब ये किसका साइन हो गया? डाइपोल के डायरेक्शन का। डाइपोल की डायरेक्शन क्या रहेगी? लेस ईएन से मोर ईएन। इसीलिए ये एक तरह की कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बिकॉज आप इसमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो और डायरेक्शन बता सकते हो, तो इट्स ए काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मीनिंग समझ में आ रहा है? ठीक है। इस फिनोमिनम को क्या बोलेंगे बच्चे? डाइपोल में। इसकी कोई यूनिट भी होगी? डी बाय। और एक डी बाय का जो वैल्यू होता है दैट इज अराउंड 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंट। तो जब भी आपको कोई वैल्यू डी के साथ दिखाई दे तो समझ जाना क्या है? डाइपोल। ऐसे केसेस में हमें बस ये देखना है कि किसकी ईएन ज्यादा है, उस तरफ डाइपोल को क्या कर देंगे? शिफ्ट कर दें। देखो, जब कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा ना बच्चे, तो काम बहुत आसान होगा, सिर्फ देखकर ही बता देंगे हम कि डाइपोल है या नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब कोई होगा पॉली एटॉमिक। अब इस केस को ऐसे समझो कि मान लीजिए मेरे पास कोई पॉली एटॉमिक है, तो पॉली एटॉमिक फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं CH4, दो पेन दे दे, ये CH4 है, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड ही कितने सारे हैं? चार, क्योंकि ये सेंट्रल एटम इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है,
इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, और इसके साथ भी। अब सारे के सारे साइड एटम कैसे हो गए? सेम हो गए। ठीक है, अब इनका खुद का अपना अपना डाइपोल होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं जब डाई एटॉमिक में ही डाइपोल है, तो पॉली एटॉमिक में हर बॉन्ड का क्या होगा? अपना एक डाइपोल होगा। अब अगर वो डाइपोल सब एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो नेट डाइपोल क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर सम ये, इन दोनों का वेक्टर सम ये, इन दोनों का वेक्टर सम ये, और इन दोनों का वेक्टर सम ये। सबका बॉन्ड एंगल क्या है? 109 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब सभी के वेक्टर सम ऑलमोस्ट कैसे होंगे? एक जैसे। ऐसी कंडीशन में वो सब एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। इसीलिए जब भी कोई पॉली एटॉमिक होगा, तो फिर मुझे En के साथ साथ टोटल क्या भी देखना पड़ेगा? म्यू नेट। म्यू नेट का मतलब क्या हो गया? वेक्टर सम ऑफ ऑल डाइपोल प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। होगा कि नहीं होगा? तो सर इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला भी होगा? तो सब बिल्कुल है एक फॉर्मूला। म्यू नेट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। इससे निकलेगा फिर किसी पॉली एटॉमिक में डाइपोल। इसको देख के बुखार आ जाएगा कि सर पहले तो म्यू वन, फिर म्यू टू, और अभी तो म्यू थ्री भी है, म्यू फोर भी है, फिर उनका क्या निकालो? रिजल्टेंट। वहां तक भी ठीक है, कॉस की वैल्यू और उसमें एंगल की वैल्यू वहां भी मान लिया, फिर उसका अंडर रूट। इतना ही काम करना था तो मैथ से पकड़ लेते, हम तो नीट वाले हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये फॉर्मूला कभी यूज भी नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो कोई ना कोई मेथड जरूर बना होगा इसको कैलकुलेट करने का, तो वो मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले ये लिखो। याद रखिएगा, नेट डाइपोल हमेशा किस फॉर्मूले से आएगा? Q इंटू डी से। यानी कि जब भी आपसे वो ढंग से कैलकुलेट करवाना चाहेगा, तो किस किस की वैल्यू देनी पड़ेगी? Q की भी और D की भी। ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम है। किसकी तरफ रहेगी डायरेक्शन? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई लोन पेयर हुआ, तो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ भी रहेगी। क्या ये प्रैक्टिकल फिनोमिनम है? बिल्कुल। ये थ्योरेटिकल नहीं है ना, ये टोटली प्रैक्टिकल फिनोमिनम है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से एंगल वेंगल को देखकर ये बताया जाता है कि वेदर मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल और नॉट। और हम इसको किस में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे? अभी थ्योरी में। हमारे पास तो लैब है भी नहीं, जब थी तब कौन सा गए थे, है ना। चलो, आपको तो विशेष ट्रीटमेंट मिला था, पर जब पहले लैब हुआ करती थी तब भी नहीं गए। जाने वाले तो गए, उन्हें समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है।
वहां सबसे पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था 3 घंटे खड़े रहना पड़ता था, तो आधे जाते ही नहीं थे कि पहले कौन 3 घंटे खड़े रहेगा। अच्छा 3 घंटे खड़े भी रह लो पर करो क्या, कुछ आता तो है ही नहीं। चलिए हो गया काम, यहां तक लिख लिया, जल्दी आओ। म्यू एक टेबल बना लेते हैं। 4 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, म्यू। आज तो राइटिंग ठीक है ना, बहुत इंप्रूव्ड है। हाँ मैं पूरी ट्राई कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ सही चलता रहे। म्यू इक्वल टू 0 कब बताना है, जब en का वैल्यू हो जाए 0। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, डाइड। en का डिफरेंस 0, मॉलिक्यूल नॉन पोलर, और अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब en का डिफरेंस ही 0 ना हो। फॉर एग्जाम्पल H2Cl2, इन सब में क्या मिलेगा, नॉन पोलर। और यहां HF, HCl, HBr और HI, ऐसे केस में जिसकी en डिफरेंस ज्यादा उसका म्यू भी ज्यादा। ये किसकी बात चल रही है, डाई एटॉमिक। हो गया। अब किसकी बात करनी है बेटा, पॉली एटॉमिक्स की। पॉली एटॉमिक में क्या एक से ज्यादा डाइपोल होंगे, तो यस सर, वहां पर एक से ज्यादा बॉन्ड हैं तो पक्का है एक से ज्यादा डाइपोल भी होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ polarity in polyatomic. First, bond polarity, और बेटा दूसरी होगी मॉलिक्यूल पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी तो आप सिर्फ और सिर्फ किससे चेक करोगे, en से। अगर en डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 देन बॉन्ड सेट टू बी पोलर, और इफ en डिफरेंस 0 देन बॉन्ड बचे नॉन पोलर। मॉलिक्यूल पोलैरिटी के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, म्यू नेट। क्या कैलकुलेट करोगे, म्यू नेट। म्यू नेट मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल डाइपोल्स प्रेजेंट। ऐसी कंडीशन में म्यू नेट अगर आपका 0 आ रहा है तो फिर मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। ये वो फॉर्मूला है ना, यहां पेस्ट करना है, ठीक है। म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 देन मॉलिक्यूल पोलर। हमें जितने भी एग्जांपल्स करने ना वो इसी के करने, किसके, पॉली एटॉमिक्स, क्योंकि डाई एटॉमिक का केस तो साफ ही दिख रहा है। अब बताओ अगर एंगल ज्यादा हो जाए तो म्यू नेट कम होगा कि ज्यादा। अगर एंगल ऐसे ज्यादा हो जाए 180 तो कम होगा ना, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, और अगर एंगल कम हो तो म्यू ज्यादा, तो इसका मतलब म्यू किसके इनवर्स चलता होगा,
एंगल के इनवर्स चलता होगा। डिस्टेंस, फॉर्मूला में Q मतलब क्या है बेटा? चार्ज, और D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। चलें स्टार्ट करें। इसके क्वेश्चन मतलब इसके एग्जाम्पल से ही हमें ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये जो हमने सब लिखा है ना, ये तभी काम आएगा जब हमारे पास कोई एग्जाम्पल्स होंगे। अच्छा, पहले तो डिसाइड करना है कि कब म्यू बताना है और कब म्यू नहीं बताना है। तो हमें म्यू नेट कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि म्यू नेट के लिए क्या दिया हुआ होना चाहिए? Q इंटू डी, और वैल्यू नहीं दी। इसीलिए आपको कभी भी म्यू ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो सर क्या करेंगे? तो हम वहां पर कुछ मेथड यूज करते हैं जिससे हमें बताना है कि म्यू आएगा भी या नहीं है। तो हम वही मेथड अब डिस्कस करने जा रहे हैं। बोल रही है कि कैंप लगा लो सर। है ना, आर्मी की स्पीड तेज हो रही है, कैंप लगाओ, थोड़ा रेस्ट करना है। अगर लॉन पेयर प्रेजेंट तो डायरेक्शन किधर से किधर होगी? सेंट्रल एटम टू, सेंट्रल एटम को मैंने सीए लिख दिया है ना, सेंट्रल एटम टू लॉन पेयर। हाँ जी, अब आइए कुछ मेथड्स यूज करते हैं। अब एक बात बताओ, मैं बोर्ड पर एक मॉलिक्यूल लिखता हूं और मुझे सब आप बताएंगे क्या उसमें डाइपोल हो सकता है या नहीं। जरा देखिए, बोरोन ट्राई फ्लोराइड, बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर, सब एक दूसरे से कितने पर होंगे? 1। अब देखिए, ये अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर, क्या यहां पर ईएन डिफरेंस है? यस सर, बोरोन और फ्लोरीन की ईएन में डिफरेंस है, तो डाइपोल भी बनेगा। अब जब डाइपोल बनेगा तो डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी? फ्लोरीन की तरफ। क्यों होगी फ्लोरीन की तरफ? क्योंकि सर उसकी ईएन है ज्यादा। अब देखो बेटा, अगर हम इनके वेक्टर सम निकालें तो इनके बीच में, सबके बीच में एंगल सेम है। इन दोनों का वेक्टर सम, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम और इन दोनों का वेक्टर सम, ये सबकी डायरेक्शंस क्या हैं? अपोजिट और इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शंस अपोजिट, सब एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। यानी कि ये और ये सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। इसका मतलब इसका म्यू नेट 0 है। बात आ रही समझ में? अच्छा, अब यहां पर म्यू नेट अगर उस फॉर्मूले का यूज करते तो पहले हम म्यू 1 को किसके साथ कंपेयर करते? म्यू 2 के साथ। फिर कुछ रिजल्ट आता, उसको फिर किससे कंपेयर करते? म्यू 3 के साथ। फिर फाइनल हम उस रिजल्ट पे पहुंचते कि म्यू नेट की वैल्यू 0 आ रही है। तो वो काम हम किससे भी कर सकते हैं, इस तरह से देखकर। तो आपको बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि इसका म्यू 0 है। दोनों चीजों को समझना बेटा, डाइपोल की डिस्कवरी हुई कैसे है कि कुछ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं थे, और वो सिमेट्रिकल इसलिए नहीं थे क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं चार्ज का क्या हो रहा होगा? डिसलोकेशन हो रहा होगा। और वो डिसलोकेशन किसके थ्रू आइडेंटिफाई होता है? बॉन्ड एंगल्स के थ्रू, है ना, या किसी डिस्टॉर्शन के थ्रू। अब बताओ, जब कोई लॉन पेयर आता है तो क्या बॉन्ड एंगल वही रहता है जो हम पढ़ते हुए आए थे? क्या जो हो जाता है? चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पर लोन पेयर उनमें डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है। यहां पे कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट करने वाला है ही नहीं।
तो जब यहाँ कोई डिस्टॉर्शन क्रिएटेड ही नहीं है तो यहाँ पे सभी के वेक्टर सम सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट, इसीलिए सब एक दूसरे को करेंगे कैंसिल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब मुझे कोई पॉली एटॉमिक्स देखना हो तो सबसे पहले तो मैं ईएन का डिफरेंस देख लूंगा। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर ईएन डिफरेंस तो है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड तो कैसे हैं, सारे के सारे पोलर, बट मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि नेट म्यू किधर भी नहीं शिफ्ट हो पा रहा। तो जब भी कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिलेगा जिसमें सारे साइड एटम सेम हो, तो ऐसे केस में कोई म्यू क्रिएट नहीं करना है। अब मान लीजिए इसमें एक एटम अलग हो जाता, क्लोरीन, फिर क्या होता? तब तो गड़बड़ होती, क्योंकि क्लोरीन की डी अलग, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अलग हो जाती बोरोन और क्लोरीन की। तो ऐसे केस में म्यू का मैग्नीट्यूड भी क्या आता, अलग आता। इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी मेरे पास सारे साइड एटम सेम, लॉन पेयर जीरो, तब म्यू क्या बताना है। पर सारे साइड एटम सेम नहीं हो तब जीरो नहीं बोलना, या फिर कोई लॉन पेयर हो, सारे साइड एटम तो सेम हो पर फिर क्या आ जाए, एक लॉन पेयर, तब भी म्यू जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, हम सिर्फ पॉइंट्स बना रहे हैं। फिर देखो, मान लीजिए दो लॉन पेयर हैं, ठीक है, तो लॉन पेयर को सिर्फ कौन काट सकता है, लॉन पेयर, क्योंकि हमें नहीं पता कि लॉन पेयर का म्यू कितना होता है। बट ये पता है कि अगर दो लॉन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो फिर वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। बट प्राइम कंडीशन फिर वही है, ऑल साइड एटम मस्ट सेम, यानी कि ले देकर हमें बार बार यही प्रूव करना है कि यहां पर ये कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, एक भी अलग एटम आया म्यू क्रिएट होगा, एक भी लॉन पेयर आया म्यू क्रिएट हो गया। डन विद दिस। तो चलिए कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं जिसमें हम पॉली एटॉमिक का म्यू क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला केस तो यही देखना है कि म्यू है भी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉली एटॉमिक्स में म्यू, और उसके लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। ये क्लियर हो गया ना, सिमेट्रिकल में कोई म्यू आने वाला नहीं। अच्छा, इसकी जगह NH3 हो तो आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि सर उसमें एक लॉ, बॉन्ड एंगल्स आर नॉट सेम, इवन डायरेक्शंस आर नॉट सेम नाउ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ पे टॉपिक बना लेते हैं म्यू इन पॉली एटॉमिक। अरे एकदम से इतनी गर्मी कैसे हो गई, मार ही डालो सबको। अरे बुला लाओ ना, उससे पहले एक आध निमट जाए। इंतजार ही कर रहे हो क्या? चलो सिमेट्रिकल कब देखना है, नो लॉन पेयर और साइड एटम सेम। कैसी आर्मी इकट्ठा करी है भाई मैंने, कहने के बाद भी नहीं हिल रहा कोई। ये कमांडो सही है, एक उधर से चला है। तो पहली कंडीशन, अगर लॉन पेयर ना हो और सारे साइड एटम सेम हो जाएं तो समझ लीजिए म्यू आने वाला नहीं। यहां क्या होगा, वन लॉन पेयर, एक लॉन पेयर हो तो म्यू हमेशा ही रहेगा, विदाउट एनी डिस्कशन, हमेशा उसमें क्या क्या बना देना, म्यू। और सेकंड, ऑल साइड एटम नॉट सेम,
भले ही लोन पेयर क्या हो, जीरो, तब भी म्यू क्रिएट हो सकता है। इसकी प्राइम कंडीशन याद रखना बेटा, ये सेम ही होने चाहिए। बताइए ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जहां लोन पेयर दो हो और एक दूसरे के अपोजिट हो? sp3d2 और sp3d3, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक्सियल, तो वो अपोजिट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सोल्जर कहाँ रह गया, आगे क्या, कौन गया, हाँ ये बच्चा गया था ना, आ गया। लोन पेयर थ्री, बताओ ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें तीन लोन पेयर आते हो, एक ही अकेला है, sp3d। उनकी अर्जेंसी आ गई और तुम बोल रहे हो ये कर। वो बॉन्ड देखे कि पहले तुम्हारी बातें सुन। अब देखो बेटा, sp3d में गौर से देखना, sp3d में हमें मालूम है कि सारे लोन पेयर किस पोजीशन पे जाएंगे, इक्विटोरियल। तो अगेन इनमें क्या होगा कि इन दोनों लोन पेयर का वेक्टर सम ये, इन दोनों का वेक्टर सम ये, और इन दोनों का वेक्टर सम ये, सबका डायरेक्शंस क्या हो गया है, पहले जैसा ही, सेम, अपोजिट। इसका मतलब फिर से मेरे पास क्या होगा, नेट जीरो। ऐसे बना लेते हैं, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, और ये एक लोन पेयर। बताइए सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ऐसी कंडीशन में अगर इसने कोई डाइपोल क्रिएट किया होगा तो ये और ये सब क्या हो गए बेटा, एक दूसरे के अपोजिट। तो इन सब का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, साइड एटम मस्ट सेम। अब इस पे आ जाओ, असिमेट्रिकल पे। असिमेट्रिकल में अगर मेरे पास लोन पेयर हो जाएं दो, तो बताइए किस हाइब्रिडाइजेशन में दो होने के बाद भी डाइपोल क्रिएट हो सकता है, sp3, क्योंकि आपने sp3d2 यहां ले लिया, sp3d3 ले लिया, sp2 में दो हो नहीं सकते, तो बचा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और sp3d। ऐसे केसेस में हमारे पास म्यू क्रिएट हो जाएगा। बस याद रखिएगा इन्हीं पॉइंट्स पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, इसके अलावा कुछ नहीं चेक करना है। ओके, अब एग्जांपल्स लेंगे हम, है ना। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इन पॉली एटॉमिक, एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी आएगा कि सर डायरेक्शन किसकी तरफ बतानी है ना, तो जिसकी ईएन हो ज्यादा, जनरली जिनमें ईएन डिफरेंस ज्यादा, उधर ही आपको क्या बताना है, डाइपोल ज्यादा। ठीक है, डायरेक्शन तो हम इससे भी देख भी सकते हैं, पर हमें अगर ईएन का देखना है
कि हमारे पास डाइपोल किसका ज्यादा होगा, दो मॉलिक्यूल में से कंपैरिजन करना हो, तो इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर मुझे सर दो मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन करना हो कि किसका डाइपोल ज्यादा, तो किससे देखेंगे हमेशा, ईएन डिफरेंस। ईएन डिफरेंस ज्यादा, म्यू ज्यादा। एक्चुअली देखना किससे चाहिए था, क्यू इंटू डी से, वो तो है नहीं, इसलिए हम किससे जुगाड़ लगा रहे हैं, ईएन से। कुछ कुछ एक्सेप्शन होंगे वो हम याद कर लेंगे अलग से, है ना, वो मैं लास्ट में बोलूंगा बिल्कुल कि भाई अब इनका इससे कोई आंसर नहीं आ रहा। चलिए अब हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स लेने हैं। करें स्टार्ट। क्या आपको वो कंडीशंस क्लियर हैं जो मैंने उधर लिखी हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल वाली, पहले वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। CCl4 और CH3Cl दोनों में से किस में मिलेगा डाइपोल, इसमें मिल नहीं सकता, क्यों, सिमेट्रिकल है। कैसे बोला सिमेट्रिकल, सर सारे साइड एटम सेम और नो लोन पेयर, इसका मतलब इसका म्यू नेट जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, क्यों, एक एटम अलग चल रहा है, SO3 SO2, SO3 का जीरो, क्योंकि नो लॉन पेयर, ऑल साइड एटम सेम, इसका मतलब म्यू नेट जीरो। और इसमें आपको याद है एक लॉन पेयर आ गया, जहां एक लॉन पेयर आ गया वहां पर म्यू नेट क्रिएट होगा ही होगा। XeF4 और XeF6, अब बताएं। चलो देख लेते हैं। जिनोन, 4 फ्लोरीन और 2 लॉन पेयर, कौन सी स्ट्रक्चर बनी, स्क्वायर प्लेनर। यहां पर क्या बनेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टा, और वैसे भी इसके पास एक लॉन पे। तो अब देखो इन दोनों का वेक्टर सम ये रहा, इन दोनों का वेक्टर सम ये, दोनों सेम ही होंगे, कैंसिल। और लॉन पेयर को सिर्फ कौन काट सकता है, इसलिए यहां पर म्यू नेट जीरो। सिमेट्री आ गई ना, इधर होगी, क्यों, सर एक लॉन, और जहां एक लॉन पेयर आ जाता है वो क्या क्रिएट करता है, डिस्टॉर्शन, और जब डिस्टॉर्शन होगा तो म्यू तो बनेगा ही बनेगा। देख पा रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। XeF2 और PCl5, बताइए। दोनों में जीरो, क्यों, लोन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, जो मैंने यहां पे डायग्राम बनाया था वो इसी के लिए तो बनाया होगा। जिनोन, दोनों फ्लोरीन, एक अप एक डाउन, बाकी 3 लॉन पेयर, तीनों लॉन पेयर कहाँ है, इक्विटोरियल, सब एक दूसरे का वेक्टर सम क्या करते जाएंगे, कैंसिल आउट करते जाएंगे। फ्लोरीन फ्लोरीन्स को कैंसिल करेगा और लॉन पेयर। PCl5 तो सिमेट्रिकल है, क्योंकि हमें यहां पर PCl5 में कोई लॉन पेयर नजर नहीं आ रहा, और सारे साइड एटम भी क्या है, सेम है। इसका मतलब सब एक दूसरे के डाइपोल्स को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते चले जाएंगे। ये कंडीशंस तो हटा दें, याद हो गई होंगी आपको, है ना।
IF7 बताइए, म्यू रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर वापस से नो लॉन पेयर, ऑल साइड एटम, तो सिमेट्री हो गई ना। और जहां पे भी सिमेट्री आ गई, समझिए वहां पर म्यू नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। POCl3, P डबल बॉन्ड O, Cl, 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 यस। 0 नॉट 0, नॉट 0, क्यों? ऑल साइड एटम्स आर नॉट सेम। NH3 और H2O, दोनों ही नॉट 0। इस बार क्वेश्चन ये नहीं है कि नॉट 0 है या नहीं, इस बार क्वेश्चन है कि किसका म्यू ज्यादा। अब कंपैरिजन कर रहे हैं ना अपन, किसका म्यू ज्यादा, क्योंकि ईएन डिफरेंस देख लेते हैं। बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन की ईएन कितना है? 3, और हाइड्रोजन की 2.1, तो यहाँ ईएन डिफरेंस जो आएगा वो आ रहा है 0.9। यहाँ देखो ऑक्सीजन की ईएन तो ज्यादा ही है ना, तो ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1, वैल्यू कितनी आई? 1.4। तो यहाँ ईएन डिफरेंस ज्यादा, इसलिए म्यू की वैल्यू भी ज्यादा। तो आपसे सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला म्यू है या नहीं, और दूसरा किसका म्यू ज्यादा। म्यू ज्यादा का आंसर किससे करोगे बेटा? ईएन के डिफरेंस से। ये वाला पार्ट हटा दूं? हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो। डायरेक्शन की बात करनी नहीं है हमें, डायरेक्शन के लिए म्यू के बारे में पता होने के लिए Q इंटू डी चाहिए। हाँ बना सकते हैं बिल्कुल। नाइट्रोजन से ज्यादा हाइड्रोजन की है क्या ईएन? तो अपोजिट कैसे जाएगा? NH3, चलो इसमें देख लेते हैं डायरेक्शन। क्या क्या डायरेक्शन का केस था कि सर मोर ईएन की तरफ, मोर ईएन की तरफ, मोर ईएन की तरफ, और लॉन पेयर के लिए सेंटर से लॉन पेयर, तो नेट डाइपोल डायरेक्शन क्या हो गई है? अपवर्ड। ठीक है, टुवर्ड्स लॉन पेयर, क्योंकि सारे वेक्टर्स हम एक ही डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, NF3 में बताओ। अब क्या हो जाएगा? ये वाला डाइपोल तो अपवर्ड, सेंटर टू लॉन पेयर, बट रेस्ट ऑफ द डाइपोल्स, ठीक है, तो दोनों ही केस में म्यू नेट क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0। अब क्या बता सकते हो किसका म्यू नेट ज्यादा होगा? NH3 का। अब यहां पर क्या मत लगा देना, ईएन वाला फैक्टर, क्योंकि मैंने बोला था कि कुछ जगह ऐसे आएंगे जहां पर हमें ईएन वाले फैक्टर को अवॉइड करना पड़ेगा, वहां आंसर किससे आता है? Q इंटू डी से। तो वो प्लेस आ गया है, पहला क्वेश्चन
NH3 और NF3 वाला, ठीक है। यहां पर देखो आप, वेक्टर सम ऑफ बॉन्ड डाइपोल्स एंड मॉलिक्यूल डाइपोल इन सेम डायरेक्शन, जबकि यहां पे डायरेक्शंस हो गई हैं अपोजिट, क्योंकि जिसकी ईएन ज्यादा होगी वो डाइपोल अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो यहां आप किसको अवॉइड करेंगे? ईएन के डिफरेंस को। दो जगह और है, मैं सब यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, वो सारे पॉइंट्स जिनमें हम ईएन का डिफरेंस यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल वेयर mu is determined by value, जिसमें किससे डिटरमाइन किया गया है? वैल्यूज से। और एनसीईआरटी में अलग से एक चार्ट बनाकर ये सारी वैल्यूज उसमें दी हुई हैं। तो बाकी सब तो इससे सेट हो जाते हैं ईएन डिफरेंस से, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स उसमें नहीं हो पाते, तो वो मैं यहां लिख रहा हूं। बताइए HF और H2O में किसका डाइपोल ज्यादा होना चाहिए था? HF का। बट किसका बताना है? H। किस पर बेस्ड हो गया बेटा? वैल्यू पर, ठीक है। NH3 और NF3 का क्लियर हो ही गया अपने को, ठीक है। इसके अलावा CH3Cl और CH3F में बताइए, होना इसका चाहिए। वैल्यू का मतलब रिवर्स जाने, जो हम सोच रहे थे उसका उल्टा। CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3, बताइए वैल्यू बेस्ड। कुछ लोग खाने से पहले भी उसका इंडिकेशन पास करते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास कितने एग्जाम्पल हो गए बेटा? 4। बाकी सब जगह किससे चेक करना है? ईएन के डिफरेंस से। अच्छा, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, जरा देखो इधर। हम इसमें आप ऐसे देखो ना कि जहां पर, अब एक एक वाक्य सुन लेते हैं, उससे याद हो जाएगा। आज से एक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जब खेलने गई तो उसमें 11 के 11 ही कैप्टन थे। 11 के 11 कैप्टन मतलब अलग अलग समय पे कोई ना कोई कैप्टन रहा होगा। अब वो सुने क्या एक दूसरे की? वहां ग्राउंड पे जाके तो जो पहले कभी कैप्टन रहा वो भी बोल रहा है, तू ज्यादा मत बोल, मैं तेरा कैप्टन रहा हूं। अरे कि भाई अभी तो मैं हूं ना, कि तू रहा होगा, दो नए नए कैप्टन बनाए, मेरे ऊपर उस्तादी करेगा क्या? तो वहां पे क्या हुआ, सारे कैप्टन अपनी अपनी चलाते। तो जब जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इकट्ठा हो जाएंगे, आप देखो वो सब डाइपोल को अपनी तरफ क्या करेंगे? खींचने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही सब अलग अपने अपनी तरफ खींचेंगे तो पक्की बात है सबकी डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी? अपोजिट। और जब अपोजिट होंगी तो सब एक दूसरे के डाइपोल को क्या करेंगे? कट करेंगे। और इसीलिए आपको जहां पर भी भीड़ दिखाई दे रही होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स की, वहां पर ईएन वैल्यूज क्या होते जा रहे हैं? कम। देखो यहां पर एक ही है, यहां पर 2 हैं, यहां पर 3 है। यहां देखो क्लोरीन और फ्लोरीन में से किसकी ईएन ज्यादा है? फ्लोरीन की। बट फिर वही बात आ गई कि मतलब कट करने वाले फैक्टर्स ज्यादा हो गए। इसीलिए हमें अभी इस साल अपने साथ भी तो हुआ, अपनी टीम जो खेलने गई वर्ल्ड कप में, हमारे साथ भी यही था। एक कैप्टन जाने की तैयारी कर रहा है, दूसरा कैप्टन आने की तैयारी कर, अब बाकी लोग सोच रहे हैं हमें क्या करना है। तो वहां किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया, अल्टीमेटली सबने अपने घर के टिकट कटाए कि चलो जल्दी घर चलते हैं, है ना। तो बस हमें याद रखना है कि इस तरह से सिर्फ ये 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमें किससे आंसर करने हैं? वैल्यू से। बाकी सब जगह किससे आंसर करोगे? ईएन से। जरा देखो जल्दी जल्दी, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर।
अरे एग्जाम्पल देख के जाना है सबको। NF3 और NBr3 बताइए। NF3 किसमें आप क्या लगाएंगे? NF। मैंने क्या बोला, इनको छोड़कर सब जगह किससे चलना है अपने को? EN डिफरेंस से। ठीक है, इसी तरह से NH3 और SO2, अरे एक काम करो, इसमें देखो ना सबसे ज्यादा EN किसकी? ऑक्सीजन की। तो बस अपने को इसी तरह से आंसर करने हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये सारे डाइपोल के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। और जो, अरे रुको, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 करो बस। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। इन 4 प्लेसेस के अलावा आंसर किससे करना है? EN से। इन चारों को किससे आंसर करना है? वैल्यू से। अच्छा देखो तो आंसर आ गया क्या? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4। यही क्वेश्चन बार बार आया है हर साल। देखिए आ गया थर्ड, डायरेक्शंस आर सेम, डायरेक्शंस आर अपोजिट। इसी तरह आप आओ पेज नंबर 109 पर, जल्दी से बताते जाओ आप तो बस मुझे। 109 पर क्वेश्चन नंबर कर लीजिए सब लोग। 39, 39। कौन पोलर होगा? एक ही दिख रहा होगा जिसपे लॉन पेयर है, SF4। बाकी सब हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग दिख जाएंगे कि नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद 42, 42 डाइपोल के हो गए क्या? हाँ, किसके पास डाइपोल ज्यादा? तो हमें याद है NH3 और NF3 में किसका बताना है? NH3 का। और एक लास्ट आओ जो पेज नंबर 112 पर, क्वेश्चन नंबर 79। तो देखो NH3 और H2O में से किसको आगे रखना है? H2O को। वो एग्जांपल हम कर चुके हैं। किस पे चल रहा है? EN पर। और NH3 और NF3 में किसको पीछे ले जाना है? NF3 को। आ गया? अभी अपना डाइपोल आधा हुआ है, बाकी कल करेंगे। अभी एप्लीकेशंस बाकी हैं। हाँ बेटा बोल।